आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर सबसे पहले सुशांत की मौत से जुड़ी हुई, जिसमें जांच में जुटी एनसीबी को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। एजेंसी ड्रग रैकेट से जुड़े अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब बारी है इस ड्रग रैकेट के सरगना को दबोचने की। उसे पकड़ने के लिए मुंबई में एनसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछा दिया है। किंग पिंग हाथ आया तो कई फिल्मी चेहरे होंगे बेनकाब। ड्रग्स रैकेट का सरगना बताएगा फिल्मी सितारों के नाम। ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर मचे घमासान के बीच बॉलीवुड बनने वाला है अगला टारगेट। तैयारी हो चुकी है। एनसीबी को इंतजार है ड्रग्स रैकेट के उस किंग पिंग का, जो सीधे तौर पर कई फिल्मी सितारों के संपर्क में रहा है। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया पहले ही कई फिल्मी सितारों के नामों का खुलासा कर चुकी हैं। एनसीबी को बता चुकी हैं कि कैसे बॉलीवुड स्टार्स तक ड्रग्स पहुंचती है। गिरफ्तार रिया ये भी बता चुकी है कि कौन कौन एक्टर उस लिस्ट में शामिल है। ऐसे करीब 25 नाम एनसीबी के पास हैं। लेकिन एनसीबी इस कोशिश में है कि चमकती दमकती दुनिया के सितारों पर शिकंजा कसने से पहले ड्रग पैडलर के पूरे रैकेट को बेनकाब कर दिया जाए। जांच एजेंसी की उसी कोशिश का हिस्सा है मुंबई में लगातार चल रही छापेमारी। एनसीबी का एक्शन जारी है। आज भी नशे के सौदागरों के खिलाफ ये अभियान जारी रहने वाला है। इस बार रडार पर है ड्रग्स रैकेट का सरगना, जो अब तक भागता फिर रहा है। माना जा रहा है कि एनसीबी अधिकारी उससे काफी करीब हैं। सूत्र बताते हैं कि ड्रग्स रैकेट का वो किंग पिंग ही बॉलीवुड सितारों का मेन कॉन्टैक्ट पर्सन है, यानी वो खुद सीधे तौर पर नशा करने वाले सितारों के संपर्क में रहा है। एक बार वो किंग पिंग हाथ आया तो फिर बॉलीवुड के उन सितारों का बचना मुश्किल हो जाएगा जो उसके कस्टमर बन चुके थे। एनसीबी के अधिकारी फुल फॉर्म में हैं। 2 दिन पहले ही बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई और हाथ आया बड़ा ड्रग पैडलर राहिल विश्राम। ये ऐसा नाम है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये खुद भी बॉलीवुड की किसी बड़ी हस्ती के सीधे संपर्क में था। छापेमारी के दौरान राहिल पकड़ा गया। साथ ही इससे करीब 4 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद हुई। शुरुआती जांच में राहिल ने बताया कि वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई की बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। उसने अपने रैकेट के बॉस के बारे में भी एनसीबी को जानकारी दी है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन एनसीबी का एक्शन अभी भी जारी है। पिछले 2 दिनों में मुंबई एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है, जिसमें एक बड़ा ड्रग्स पेडलर राहुल विश्राम को हिरासत में लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। राहिल विश्राम के नेटवर्क का हिस्सा बताए जाते हैं अनुज केसवानी, कैजान और शोभिक चक्रवर्ती। उसी राहिल के बयान के आधार पर एनसीबी अब ड्रग रैकेट के किंग पिंग को दबोचने के लिए छापेमारी की तैयारी कर चुकी है। शुक्रवार को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में मुंबई में छापेमारी अभियान चला। पवई से 3 और ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए गए, जिनसे करीब 40 लाख का गांजा बरामद किया गया। नहीं, ऑलरेडी डिटेन किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत के साथ संपर्क? हमारे केस में दे आर लिंक। लेकिन किस तरह से क्या कुछ 1620 क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास से? कुछ रिकवरी सर, चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में, एंड कैश भी रिकवर। एनसीबी का ये एक्शन मुंबई से बाहर भी जोर शोर से चल रहा है। यूपी और बिहार में 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें 2795 किलो भांग और गांजा की बरामदगी हुई। मुंबई से अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मामले की गुत्थी अब जल्द सुलझ सकती है। कल यानी रविवार को एम्स की टीम विस्रा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और इस बीच सुशांत केस से जुड़े 2 वीडियो से भी बहुत सारे राज बेपर्दा होने वाले हैं। Like isolation mentally, and I felt one with the
आज तक के पास मौजूद इस वीडियो को देखिए। इसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक कमरे में बैठे हैं और तीसरा शख्स वीडियो बना रहा है। महेश भट्ट इंग्लिश में किताब पढ़ रहे हैं और रिया उन्हें सुन रही हैं। आखिर में रिया ताली बजाती है। सुशांत की मौत के बाद रिया और महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आज तक से खास बातचीत में रिया ने महेश भट्ट के साथ अपने रिश्तों पर सफाई भी दी थी। आई स्पोक टू भट्ट साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव मेड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप। अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। मैंने उन्हें फोन किया बोलने के लिए कि सर मेरे में अब दम नहीं रहा। यही कॉन्वर्सेशन को मिसकंस्ट्रू करके पहले तो मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बना दिया। उनकी बेटी मेरी उम्र की है। चैट में लिखा है चाइल्ड और सर। चलिए अब सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 का दूसरा वीडियो देखिए। एक बड़े से कमरे में सुशांत सिंह राजपूत हैं। सामने एक ऊंची टेबल पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया है और साथ में एक और शख्स है जिसकी पहचान अब तक गुमनाम है। सुशांत सफेद बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिख रहे हैं। गौर से देखिए, सुशांत बोर्ड पर एरो बनाकर लिख रहे हैं RC, SSR और AK। यहाँ RC का मतलब रिया चक्रवर्ती है, SSR का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है और यहाँ AK के लिए सुशांत ने अनु कपूर लिखा है। इन नामों के अलावा सुशांत ने हिंदी में लिखा है अनकही बातें। सुशांत की इस लेखनी का अर्थ भी अब तक पता नहीं है। हालांकि सफेद बोर्ड पर जो कुछ भी दिख रहा है उससे लग रहा है कि सुशांत SSR और AK की टीम बना रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ माहौल कितना खुशनुमा है। बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खां के बेहद मशहूर गाने की धुन बज रही है। सुशांत के हाव भाव को देखकर बिल्कुल समझा जा सकता है कि वो कितने बेतकल्लुफ अंदाज में हैं, कितना मस्त मौला दिख रहे हैं। सुशांत केस से जुड़े दोनों वीडियो जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं और उम्मीद है कि इनसे कुछ बड़ा सुराग हाथ लग सकता है। बहरहाल अब सुशांत की गुत्थी जल्द सुलझ सकती है। देश की सारी नजरें एम्स पर टिक गई हैं। कल यानी 20 तारीख को एम्स की फॉरेंसिक टीम CBI के SIT के साथ सारी रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। तमाम नतीजों का मिलान होगा और तब जाकर ये साफ होगा कि सुशांत की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। हालांकि उनके परिवार वाले कई बार हत्या का शक जता चुके हैं। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो FIR था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। उधर सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में NCB का एक्शन लगातार जारी है। देश के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, जिनमें कई ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसता जा रहा है और नए नए राज फाश हो रहे हैं। मुंबई से अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में उनके बैंक खातों की पड़ताल भी शुरू हो गई। आज तक के पास सुशांत के बैंक खाते से उनकी मौत से पहले 6 दिन में हुए लेन देन की एक्सक्लूसिव जानकारी है और ये वो 6 दिन थे जब सुशांत की जिंदगी से रिया निकल चुकी थी। आखिर उन 6 दिनों में सुशांत अपने स्टाफ की पेमेंट करने की हड़बड़ी में क्यों थे? चौदह जून को दुनिया ने देखी सुशांत की मौत। लेकिन 13 जून को सुशांत ने किया क्या था? एक दिन पहले तक सुशांत क्या कर रहे थे? सुशांत के बैंक ट्रांजैक्शन किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सुशांत के नोट्स की तरह ही सुशांत के बैंक खाते की डिटेल आज तक के हाथ लगी है। इस बैंक डिटेल के मुताबिक 13 जून को सुशांत लोगों का पेमेंट कर रहे थे, यानी 13 जून तक कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। लेकिन 14 जून को सब कुछ तबाह हो गया। आज तक के पास सुशांत की वो एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट की जानकारी है जिससे पता चलता है कि सुशांत ने अपनी मौत से पहले अपने स्टाफ को पेमेंट किया था।
लेकिन फिर अचानक 14 जून को सुशांत की मौत की खबर सामने आई। 13 जून से पहले 11 जून को भी सुशांत ने अपने फ्लैट का 3,87,000 रुपए का किराया दिया था, जैसा वो हर महीने दिया करते थे। सुशांत के खाते से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन 8 जून को हुए, जब उन्होंने अपने स्टाफ का पेमेंट किया था। 8 जून को सुशांत ने अपने दूसरे खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मोबाइल से 10,000 रुपए भी किसी को भेजे गए। अजीम ट्रैवल्स को 12,832 रुपए का भुगतान किया गया। पावन फार्म हाउस के स्टाफ को 46,400 रुपए दिए गए। पेट डॉग का खाना खरीदने के लिए 6,200 रुपए ट्रांसफर हुए। हाउसकीपिंग स्टाफ नीरज को 15,820 की सैलरी दी गई। 20,000 रुपए किसी और को भी ट्रांसफर किए गए। उसके 3 दिन बाद 11 जून को सुशांत ने 3,87,000 रुपए अपने फ्लैट के किराए के लिए ट्रांसफर किए। अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून को वीडियो गेम्स के शौकीन सुशांत ने 29,000 रुपए गेम्स की पेमेंट में दिए। 10,000 रुपए डॉक्टर को कंसल्टेंसी फीस के लिए दिए गए। बैंक अकाउंट से 4,500 रुपए भी उसी दिन ट्रांसफर किए गए थे। बैंक अकाउंट की इन तमाम डिटेल्स की जांच सीबीआई भी कर रही है। जिन लोगों को सुशांत ने पैसे ट्रांसफर किए थे, सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले उनके अकाउंट से निकले पैसों पर नजर डालें तो कुछ पेमेंट स्वाभाविक है, लेकिन कुछ पैसे कहां गए इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। खास बात यह है कि ये पैसे तब ट्रांसफर किए गए जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर निकली थी। ऐसे में उन पैसों की जांच से पता चल सकता है कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री का मनी कनेक्शन क्या है। आपको याद होगा कि सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर यह संगीन आरोप लगाया था कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए को रिया ने किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफर कराया था। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टरऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। वैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुशांत के खाते से पैसे के हेरफेर को लेकर अपनी जांच की, लेकिन उसमें अब तक कुछ निकला नहीं। वैसे भी सुशांत के सीए से लेकर रिया तक यही कहते रहे कि 15 करोड़ था कहां। तो his net worth is still the same, whatever money was there पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत की बैंक स्टेटमेंट भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। अगर विस्रा रिपोर्ट के परीक्षण से पता चलेगा कि सुशांत की मौत में जहर तो नहीं था, तो वहीं बैंक खातों का हिसाब किताब बताएंगे कि मौत का मनी कनेक्शन क्या है। अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। बात एलएसी पर जारी तनाव की कर लेते हैं। इसे कम करने के लिए भारत लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन चीन का रवैया सख्त है, अड़ियल है। और इन सब के बीच कल दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तैयारियों पर बात हुई। साथ ही चीन के साथ होने वाले कोर कमांडर स्तर की बातचीत के लिए एजेंडे पर भी चर्चा की गई। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। एलएसी पर तनातनी के हालात सुधर नहीं रहे। चीन अपने वादों पर अमल नहीं कर रहा। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। चुनौती बड़ी है कि आखिर एलएसी पर कैसे शांति बहाल किया जाए। बात तो बहुत हो चुकी है, हिंदुस्तान ने अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन चीन सिर्फ बातों में उलझा कर रखना चाहता है। डिप्लोमेसी के टेबल पर बीते दिनों में चीन ने जो रवैया अपनाया है, वो उसकी धूर्तता की पोल खोलने के लिए काफी है। वो सिर्फ विवाद खत्म करने के वादे करता है, इरादे नहीं दिखाता।
उसकी नीयत ठीक रहती तो अब तक कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत का असर एलएसी पर दिख रहा होता। 4 सितंबर को मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। चीन को दो टूक बता दिया गया था कि सेना को पीछे हटाना ही होगा। 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष से मिले। शांति बहाली के लिए 5 सूत्री एजेंडा तय हो गया। एससीओ मीटिंग के दौरान जयशंकर वांग यी की मुलाकात का आज 9वां दिन है। फिर भी एलएसी पर भारतीय और चीनी फौज आमने सामने खड़ी है। हथियारों की तैनाती भी जबरदस्त है। अड़ियल चीन टाल मटोल में व्यस्त है। उसी तनाव को दूर करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। दोपहर करीब 3 बजे ये अहम मीटिंग शुरू हुई और करीब 3.5 घंटे तक एलएसी के ताज़ा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही सेना की तैयारियों पर भी बातचीत हुई। उस एजेंडे को भी तय किया गया जिसे लेकर भारतीय सेना के अधिकारी चीनी सैन्य अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों में अगले 2 से 3 दिनों में कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। वैसे तो हिंदुस्तान का संदेश साफ है। कोशिश है कि चीन अपने वादों पर अमल करे। अभी 2 दिन पहले ही राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को बता दिया था कि भारत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। भारत के अलर्टनेस के बीच चीन के प्रोपेगेंडा का बेनकाब होना पक्का है। एलएसी पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। जिनपिंग की फौज को पीछे हटना ही होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। कृषि बिल को लेकर न सियासत थम रही है और न ही किसानों का विरोध। विपक्ष ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। और इस बीच कृषि बिल को रविवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कृषि बिल को लेकर सड़कों पर किसानों का विरोध है तो सियासी गलियारे में विपक्ष की मोर्चाबंदी है। कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दूसरी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। तो क्या विपक्ष किसानों को भड़का रहा है? हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। राहुल ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागृत किसान जानता है कि कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक बिल के विरोध में। हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान। तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने सरकार ने किया है तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा। किसान यूनियन किसान प्रतिनिधियों को बुलाते, पहले होमवर्क करते, जब बिल लेके आते तब ये सफल होता। खामियां बहुत सारी हैं। मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा दिलवाकर अकाली दल भी कृषि बिल के विरोध में उतर गई है। आज कोविड के डर से ऊपर उठ के अपनी जान को जोखिम में लगा के जो सड़कों पे उतरे हुए हैं किसान और इतना संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ कि उनकी मन में एक डर है, एक भय है। विपक्ष के विरोध के बीच कृषि से जुड़े बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब रविवार को बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा जहां विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आप अभी कह रहे हैं हम एनडीए का तो हिस्सा रहेंगे। एनडीए तो ये बिल ला रहा है। अगर उसके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया है तो उसका मतलब है कि आप चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए हो सकता है गवर्नमेंट प्रेशर में आकर इसको कोई सिलेक्ट कमेटी को भेज दे। दिल्ली में आप सबको बुलाइए ना। अरे भाई हमको मत बुलाइए।
लेकिन एनडीए के जो आपके घटक दल है उनसे तो आप बातचीत करिए। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिल से किसानों को काफी फायदा होगा और सरकार इसे राज्यसभा में पास करा लेगी। इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल पढ़ना चाहिए। इस बीच बिल को लेकर किसानों में भी दो धड़ा हो गया है। विरोध करने वाले भी हैं तो समर्थन करने वाले भी। आज तक आज कोरोना की क्योंकि रफ्तार लगातार चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि यहां रोजाना 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और देश में कुल केस अब 53 लाख के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इसी वायरस से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिससे टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हां, यह खतरा है कोरोना से रिकवरी के बाद दोबारा संक्रमित होने का। दोबारा कोरोना संक्रमण का नया खतरा। ठीक हुए मरीजों को फिर संक्रमण का डर। अब तक माना जा रहा था कि एक बार संक्रमित होने पर किसी शख्स को दोबारा खतरा नहीं होगा, लेकिन तेजी से पांव पसारते अदृश्य दुश्मन ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कोरोना पीड़ित ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित हुआ हो। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए बने GIMS में ऐसे 2 केस सामने आए तो हड़कंप मच गया। वहां 2 हेल्थ केयर वर्कर्स फिर से पीड़ित हुए हैं। एज पर द प्रोटोकॉल इन अप्रैल दे वर एडमिटेड और 10 दिन के बाद वो नेगेटिव हो गए, डिस्चार्ज हो गए थे। उसके बाद दोबारा अगस्त में, जब दोबारा ड्यूटी अगस्त में आए थे, फिर ड्यूटी खत्म करने के टाइम पे अगेन इनका सर्विलेंस हुआ जिसमें अगेन ये पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इनके लक्षण नहीं थे तो इनको होम आइसोलेशन पे रखा था। दोनों के दोनों नेगेटिव अभी हो गए। सिर्फ नोएडा ही नहीं, अहमदाबाद में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। वहां 14 सितंबर तक दोबारा संक्रमण के 4 मामले सामने आए। दिल्ली, मुंबई, तेलंगाना में भी ऐसे केस सामने आ चुके हैं। नांदेड़ के बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर भी उन्हीं में से एक हैं जो पहली बार संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर से कोरोना ने उन पर अटैक कर दिया। 3 दिन पहले ICMR चीफ बलराम भार्गव ने भी दोबारा कोरोना संक्रमण से आगाह किया था। वैसे उन्होंने संकेत दे दिए थे कि ये बहुत रेयर है और हल्का है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें अच्छा डाइट लेना चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, और सेकंड हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है जो अभी तक हमें जो वैक्सीन नहीं मिला है, तो हमारा वैक्सीन है मास्क। अगर हम मास्क पहन के घूमेंगे तो हम अपने आप को भी बचा सकेंगे और हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, हमारे स्नेही हैं, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स हैं, सबको हम बचा पाएंगे। इन सब के बीच संक्रमण का खतरा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 53 लाख से ज्यादा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि दोबारा संक्रमण से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मास्क पहना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जिम्स अस्पताल से 2 री-इन्फेक्शन के केस सामने आए हैं। ये दोनों यहाँ नर्सेज हैं और इनको कोरोना वायरस दोबारा हुआ सिर्फ 3 महीनों के अंदर। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत रेयर केसेस हैं, तो घबराने की बात नहीं है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। हितेश और भूपेंद्र के साथ मिलन शर्मा, आज तक। और बात अरुणाचल प्रदेश से आई एक हैरान करने वाले वीडियो की कर लेते हैं, क्योंकि अरुणाचल के लोअर सियांग जिले में कल भीषण भूस्खलन से 2 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहाड़ का एक हिस्सा टूटता है और फिर धूल का गुब्बार छा जाता है। थोड़ी ही देर बाद पहाड़ की मिट्टी का एक हिस्सा पूरे इलाके को अपनी जद में ले लेता है। तस्वीरें देखिए, देखते देखते किस तरीके से पूरा पहाड़ भरभरा कर गिर गया और पूरे इलाके में इन तस्वीरों को देखकर दहशत है।